सोचिए, 13वीं सदी की दिल्ली सल्तनत, एक ऐसा साम्राज्य जो अंदर की साजिशों और बाहर से मंगोलों के हमलों के बीच बस बिखरने ही वाला था। और इसी उथल पुथल के बीच से एक ऐसा नाम सामने आया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। सवाल ये है कि आखिर कैसे एक गुलाम जिसे किसी बाजार में जानवरों की तरह बेच दिया गया, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठकर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक बन गया। चलिए आज गियासुद्दीन बलबन की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। आज के सफर में हम देखेंगे कि वो सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचा, उसकी वो मशहूर रक्त और लौह की नीति आखिर थी क्या, उसने मंगोलों के भयानक खतरे का सामना कैसे किया और आखिर में इतिहास उसे किस तरह याद रखता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। गुलाम बाजार से सत्ता के गलियारों तक की उसकी लंबी चढ़ाई। जरा इस सफर पर नजर डालिए। एक अच्छे खासे तुर्क परिवार में पैदा हुआ, लेकिन बचपन में ही मंगोलों ने पकड़कर गुलाम बना दिया। दिल्ली में सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे खरीदा और यहीं से उसकी किस्मत पलटी। वो अपनी काबिलियत से चालीसा का मेंबर बना, फिर वजीर और आखिर में 1266 में वो खुद सुल्तान गियासुद्दीन बलबन बन गया। क्या कमाल का सफर है। अब ये चालीसा क्या था, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये 40 सबसे ताकतवर तुर्की सरदारों का एक ग्रुप था। कहने को तो ये गुलाम थे, लेकिन असल में सल्तनत की असली पावर इन्हीं के हाथ में थी। ये जिससे चाहते सुल्तान बनाते और जिससे चाहते गद्दी से उतार देते, और बलबन इसी पावर सेंटर का हिस्सा बन गया था। और यही बलबन की असली होशियारी या कहें कि क्रूरता सामने आती है। वो जिस चालीसा की सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया था, सुल्तान बनते ही उसने उसी सीढ़ी को तोड़कर फेंक दिया। एक एक करके उसने चालीसा के हर मेंबर को खत्म कर दिया ताकि कोई और उसकी तरह ताकतवर ना बन सके। सुल्तान तो वो बन गया, लेकिन गद्दी को बचाए रखना ज्यादा मुश्किल था। और इसके लिए बलबन ने जो रास्ता अपनाया उसे ही इतिहास में रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की नीति कहा जाता है। ये सिर्फ कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। बलबन का मानना था कि नरमी से काम नहीं चलेगा। अगर सल्तनत को बचाना है तो लोगों के दिलों में सुल्तान का खौफ बिठाना ही होगा। कोई रहम नहीं, सिर्फ सजा और ताकत। तो ये पॉलिसी काम कैसे करती थी? सबसे पहले तो उसने अपने पुराने साथियों यानी चालीसा को खत्म किया। फिर उसने ऐलान किया कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि धरती पर अल्लाह की परछाई है। दरबार में इतना खौफनाक अनुशासन बनाया कि किसी के हंसने तक की हिम्मत नहीं होती थी। और तो और उसने जासूसों का ऐसा जाल बिछाया कि उसे अपने बेटों तक की खबर रहती थी। इंसाफ के नाम पर वो सरेआम खौफनाक सजाएं देता था। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि बलबन के इंसाफ का खौफ कुछ ऐसा था कि बड़े बड़े अमीर भी अपने नौकरों पर हाथ उठाने से डरते थे। सबको पता था कि अगर सुल्तान तक बात पहुंची तो खैर नहीं। तो सल्तनत के अंदर के दुश्मनों को तो बलबन ने अपने खौफ से शांत कर दिया था, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा, एक तूफान बाहर से सीमाओं की तरफ बढ़ रहा था। और ये खतरा थे मंगोल। मंगोलों से निपटना कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो बलबन ने क्या किया? उसने सबसे पहले सरहदों पर पुराने किले ठीक करवाए और नए बनवाए। सेना को फिर से तैयार किया और अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को कमान सौंपी। सबसे अहम बात, उसने दूर दराज के हमलों से परहेज किया ताकि उसकी मुख्य और सबसे ताकतवर सेना हमेशा दिल्ली की हिफाजत के लिए तैयार रहे। बलबन ने अपनी रणनीति से सल्तनत को तो मंगोलों से बचा लिया, लेकिन इस लड़ाई में उसे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया। उसका सबसे काबिल और प्यारा बेटा शहजादा मोहम्मद, जिसे वो अपने बाद दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहता था, वो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। ये एक ऐसा सदमा था जिसने उस लोहे जैसे सुल्तान को भी तोड़ दिया। शहजादा मोहम्मद की मौत सिर्फ एक बाप के लिए सदमा नहीं थी, ये पूरे गुलाम वंश के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। और यहीं से शुरू हुई बलबन की कहानी का सबसे दुखद दौर। उस जमाने के लेखक बताते हैं कि दिन में वो दरबार में एक सख्त पत्थर दिल सुल्तान बना रहता था, लेकिन रात के अंधेरे में वो एक टूटा हुआ बाप था जो अपने बेटे के गम में जमीन पर लोटता, अपने कपड़े फाड़ता और रो रो कर बेहाल हो जाता था। वो 80 साल का बूढ़ा सुल्तान अपने बेटे के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और सिर्फ 1 साल के अंदर ही टूटे दिल से उसकी भी मौत हो गई। और उसके जाते ही वो सल्तनत
जिसे उसने अपने खून और लोहे से सींचा था, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि बलबन को हम किस तरह याद रखें? एक जालिम तानाशाह की तरह या एक ऐसे रक्षक की तरह जिसने मुश्किल वक्त में सल्तनत को बचाया? चलिए उसकी विरासत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर हम उसके कामों को देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि उसने भारत को मंगोलों की भयानक तबाही से बचाया। उसने प्रशासन को मजबूत किया, डाकुओं का सफाया किया और सड़कों को सुरक्षित बनाया। यहाँ तक कि आर्किटेक्चर और कल्चर में भी उसका योगदान रहा, जैसे फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत करना। और शायद यही बलबन की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। उसने दिल्ली सल्तनत को तो बिखरने से बचा लिया, लेकिन इस कोशिश में अपना सबसे प्यारा बेटा और वारिस खो दिया। उसने हिंदुस्तान को तो मंगोलों से बचा लिया, लेकिन अपना ही खानदान नहीं बचा पाया। तो आखिर में बलबन की कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक राज्य को, एक देश को बचाने के लिए वाकई जुल्म और क्रूरता का रास्ता अपनाना जरूरी होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी ढूंढा जा रहा है।